नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से जुड़े 50 प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 5वां सेट है। और भले ही ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, पर इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उस ऋग वैदिक देवता का नाम लिखिए जो रीत अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। तो ये दोस्तों वरुण देवता को रीत अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। ठीक है, देखिए रीत का मतलब होता है ऋतु और सृष्टियात्मक मतलब होता है सृष्टि का रचना करने वाला। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन और सृष्टि का रचना करने वाला देवता वरुण को माना जाता है। ठीक है, वरुण को ऋतु और सृष्टि की रचना करने वाला देवता माना जाता है ऋग्वैदिक काल में। और देखिए ऋग्वैदिक काल में अग्नि को मानव और देवता के बीच के मध्यस्थता के लिए जाना जाता है। सोम वनस्पति का देवता है और इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता है। ठीक है, तो ये सारे जुड़े हुए जितने भी तथ्य बताए गए हैं उन्हें भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, देखिए वैनसांग किसके दरबार में आया था? यह है दोस्तों हर्षवर्धन। ठीक है, वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वैनसांग हर्षवर्धन मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? यह गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? यह दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था, तो इसे याद रखिएगा। और भारत सरकार का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो भी शक संवत पर आधारित है, जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अधिकृत किया था, यह इसे अपनाया था। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है? पंचतंत्र में दोस्तों व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसमें जितनी भी कहानियां हैं पंचतंत्र में वो व्यवहार और नीति से संबंधित हैं। और देखिए दोस्तों पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा में लिखा है। ठीक है, विष्णु शर्मा ने। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया है? खजुराहो का मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों के समय में बनाया गया है। सबसे बड़ा महाकाव्य है यह दोस्तों महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। ठीक है, और देखिए इसका अन्य नाम जय संहिता भी है। तो जितने भी जुड़े हुए तथ्य बताए जा रहे हैं उसे सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और देखिए रामायण किसने लिखा है? रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? यह दोस्तों महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और देखिए 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ था और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव था। देखिए प्रथम 23वां और 24वां ये तीनों पूछा जाता है। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ऋषभदेव है प्रथम जैन तीर्थंकर, 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर जैन। ठीक है, कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है? देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में जब भी पूछा जाए किस काल से है या किससे संबंधित है, तो यह हमेशा होगा कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युगीन ये दोनों हमेशा याद रखिए। ये किस काल से पूछा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन। ठीक है, ये दोनों ही पूछा जाएगा। तो यहाँ कांस्य युग है। ठीक है,
आंसर हो जाएगा कांस्य युग। सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मुर्दों के टीले के नाम से जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो है दोस्तों पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान में है? यह दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है, ठीक है। और देखिए दोस्तों मेसोपोटामिया के अर्थ भी जान लीजिए। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? देखिए दोस्तों मंदिर बनाने की जो शैली होती थी वो उत्तर भारत में नागर शैली के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नागर शैली के नाम से। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ उत्तर भारत की पूछी है, ठीक है, पूछा गया है उत्तर शैली, तो यह होगा नागर। किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किया है? यह दोस्तों राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यह दोस्तों मल्लों के शासनकाल में या मल्लों के गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और देखिए दोस्तों महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना देह त्याग दिया था, उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ इसे भी याद रखिए, जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था उसे महाभिनिष्क्रमण और उसका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन और महाभिनिष्क्रमण ये तीनों ही पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये पूछा जाता है अक्सर, इसलिए इसे याद रखिएगा। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? देखिए दोस्तों खेती और चक्का ये जब भी पूछा जाए तो ये होगा नवप्रस्तर युग, ठीक है, नवप्रस्तर या नवपाषाण, ठीक है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर या पाषाण, ठीक है। तो नवप्रस्तर काल में धान्यों की खेती और चक्का ये जब भी पूछा जाए नवप्रस्तर काल होगा, ठीक है। और आग का आविष्कार कब हुआ था? ये पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आग का जब भी पूछा जाए पूरा पाषाण काल में, और धान और चक्का पूछा जाए तो यह नवप्रस्तर या नवपाषाण काल में। इसे अच्छे से याद रखिएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन सा किसमें है दोस्तों? यह है सूत पिटक में, ठीक है। देखिए बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक है, और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सूत पिटक में है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों महावीर का जन्म कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईस्वा पूर्व में। और इनका मृत्यु हुआ है 468 ईसा पूर्व, ठीक है, पावापुरी में। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यह दोस्तों अथर्ववेद में। देखिए जादू टोना, भूत प्रेत, पूजा पाठ, ठीक है, ये सारे जितने भी शादी, उसके बाद घर का पूजन, जितने भी ये सब पूजा से संबंधित हैं ये सारे अथर्ववेद में आएंगे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और देखिए यजुर्वेद में किसका वर्णन है? यजुर्वेद में पद और गद का वर्णन है, ठीक है, और सामवेद में संगीत का वर्णन है, तो यह भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? देखिए दोस्तों अभी मैंने बताया था एक प्रश्न, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है।
अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? यह दोस्तों बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, 261 ईस्वी पूर्व में जब युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में दोस्तों अशोक का स्तंभ है, और ये सारनाथ है यूपी के वाराणसी में, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। जितने भी तथ्य दोस्तों बताया जा रहा है जुड़ा हुआ, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मौर्य वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? यह दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास शामिल था, ये भी याद रखिएगा। सातवाहन साम्राज्य वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? यह दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आज का जो आंध्र प्रदेश है वो सातवाहन साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों अभी मैंने बताया था कांस्य युगीन या आदि ऐतिहासिक, ठीक है। ये जब भी युग का पूछा जाए तो आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन, तो यहाँ आंसर होगा दोस्तों आदि ऐतिहासिक, ठीक है। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? ये आदि ऐतिहासिक होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ये दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य, ठीक है। देखिए इनमें सबसे प्राचीन है मौर्य। मौर्य के बाद आया था दोस्तों कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, और गुप्त के बाद है वर्धन साम्राज्य, ठीक है। तो इनमें सबसे पुराना है मौर्य, इसे याद रखिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में जिक्र था? देखिए दोस्तों सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को जाना जाता था, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी कौन सा है? यह है सिंधु। सिंधु को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है सिंधु के बारे में, और गंगा का सिर्फ एक बार वर्णन है, ठीक है। तो सरस्वती है सबसे पवित्र नदी, सिंधु सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है, और गंगा का एक बार वर्णन है, ठीक है, ऋग्वेद में। यहाँ सबसे पवित्र नदी पूछा जा रहा है तो आंसर होगा सरस्वती। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? हर्षवर्धन देखिए दोस्तों एक शासक भी था और विद्वान भी था, ठीक है। इन्होंने रत्नावली बुक लिखा है, ठीक है। इसके साथ ही और भी दो पुस्तक हैं इनके, नागानंद और प्रियदर्शिका, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। देखिए दोस्तों हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों लिखा है हर्षवर्धन के दरबार में रहता था जो बाणभट्ट, उसने लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी बुक लिखा है, ठीक है। यहाँ हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया है तो हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखा है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? व्रीहि शब्द का अर्थ है दोस्तों चावल, ठीक है। ऋग्वेद में व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। मिलिंद पन्हो एक है, क्या है दोस्तों? ये पाली ग्रंथ है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक यूनानी शासक था मिनांडर, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के पहले
नागसेन से बहुत सारे प्रश्न किए थे, जिसका उत्तर मिलिंद पन्हों में दिया गया है। ठीक है, नागसेन द्वारा जो आंसर दिया गया था, उत्तर दिया गया था, उसे मिलिंद पन्हों बुक में संग्रहित किया गया है। तो मीनांडन के प्रश्नों का और नागसेन के उत्तर का जो संग्रह है वो मिलिंद पन्हों है। ठीक है, मिलिंद पन्हों नागसेन ने लिखा है और ये पाली ग्रंथ है। निम्न में से किसको बीज गणित के आविष्कारक का श्रेय जाता है? यह दोस्तों भास्कर। भास्कर को बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। ठीक है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी दोस्तों तमिल। ठीक है, ये लोग साउथ में रहते थे और इनकी भाषा थी तमिल। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? यह दोस्तों सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी का जब भी पूछा जाए, पशुपति, पीपल और मातृ देवी, ये तीनों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का ही ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इन तीनों का ही वे लोग पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, पशुपति, पीपल और मातृ देवी। ठीक है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, यह दोस्तों कुत्ता। ठीक है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था कुत्ता। वैदिक युग में, यहाँ ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से कौन सा होगा आंसर? यह विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ठीक है, वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, तो इनमें इसका आंसर होगा विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। इनमें से किस शासक को प्रियदर्शन के नाम से जाना जाता था? यह दोस्तों अशोक को। अशोक को प्रियदर्शन, प्रियदर्शिका, देवनाम प्रिय, इन तीनों नामों से जाना जाता था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी थी दोस्तों मदुरई। और मदुरई कौन सा नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। त्रिपिटक देश का एक धार्मिक ग्रंथ है। मैंने अभी बताया था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, जिसमें सूत पिटक में उपदेश है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? ये दोस्तों अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में शामिल था। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? ये दोस्तों भारतीय एवं रोमन। भारतीय रोमन के जो संयुक्त शैली थी उसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये आ गया है दोस्तों प्रश्न। ठीक है, ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया और राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ये दोस्तों उदयगिरी। ठीक है, ये भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक जगह स्थान है उदयगिरी। ठीक है, वहाँ पे कलिंग युद्ध लड़ा गया था।
चैत्रराज और अशोक के बीच। मानव जाति के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण खोज किसे माना जाता है? यह है लोहा। ठीक है दोस्तों, मानव जाति के इतिहास में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खोज लोहा को माना जाता है। और पहला खोज क्या था? यह है तांबा। ठीक है, प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को निम्न में से किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को दोस्तों नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे कौन किसे पराजित किया था यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो नरसिंह वर्मन ने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो ये हर्षवर्धन होगा। और ये खुद हार गया था किससे? ये नरसिंह वर्मन से। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा है पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन से। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। तो इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? यह दोस्तों अमरकोश। अमरकोश अमर सिंह द्वारा लिखा गया है और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। निम्नलिखित में किस स्थान की खुदाई में सिंधु सभ्यताकालीन नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? यह दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति पाई गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में स्नानागार यानी कि नहाने का स्थान और अन्नागार यानी कि अनाज का भंडार ये पाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही पूछा जाता है। कांस्य मूर्ति, अन्नागार और स्नानागार, ये तीनों ही मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सत्य है इसे देखना है। देखिए, हर्ष ने राजपुत्र और शिलादित्य की उपाधियां धारण की थी, यह सही है। हर्ष को सकलोत्तरा पथनाथ की संज्ञा दी गई है, यह भी सही है। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है, यह भी सही है। सिंहासन पर बैठने के बाद हर्ष ने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर कन्नौज कर ली थी, यह दोस्तों गलत है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज किया था। ठीक है, थानेश्वर से कन्नौज, तो यहाँ थानेश्वर यदि होता तो ये भी सही होता। ठीक है, तो थानेश्वर से कन्नौज बदल दिया था अपनी राजधानी। बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? यह दोस्तों सांड को। सांड और कमल को बुद्ध के जन्म का प्रतीक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों, यह वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर को जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है और ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यदि पहला तीर्थंकर पूछा जाए तो ऋषभदेव होगा और 23वां पूछा जाए तो पार्श्वनाथ होगा। ठीक है, तो मैंने बताया है कि पहला, 23वां और 24वां ये अक्सर पूछा जाता है जैन धर्म के तीर्थंकर। तो पहला है ऋषभदेव, 23वां है पार्श्वनाथ और 24वां है वर्धमान महावीर।